हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के यूपीपीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चल रहे थे, जिसमें हम लोग 2011 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि जून में हुआ था। तो आज की वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस रहेंगे। 20 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व किए थे, आज 21 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा इससे पहले 2021 का पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को, इससे आपकी प्रीवियस ईयर की अच्छे से तैयारी हो जाए। और कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, प्रीवियस ईयर की बुक्स है या फिर आपके प्रैक्टिस सेट है या फिर स्टडी मटेरियल है, इसकी एक अलग से वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपकी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन इससे पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। इसमें हिरास कोषों की लागत होती है डिप्रिसिएशन फंड इज स्प्लिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हिरास कोष होते हैं, डिप्रिसिएशन फंड होते हैं, उनकी लागत किस तरह की होती है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। इसकी लागत जो होती है ये स्पष्ट लागत होती है, स्प्लिट कॉस्ट कहलाती है। एक का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत लेखांकन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लागत लेखांकन क्या है। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं आते हैं। बस ये है कि सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, आपको सब कुछ पढ़ना है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप अभी से तैयारी अपनी अच्छे से रखिए, जिससे कि एग्जाम तक आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम भी मिल जाए। तो यहाँ पर लागत लेखांकन किसका एक भाग है ये पूछा है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है उसमें ये कॉस्ट अकाउंटिंग प्रबंधकीय लेखांकन का भाग मानी जाती है या उसका एक पार्ट मानी जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वैसे तो अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग या लेखांकन, इसकी बहुत सी ब्रांचेस होती हैं या कह सकते हैं बहुत सी शाखाएं होती हैं। आपका वित्तीय लेखांकन होता है, लागत लेखांकन है, प्रबंधकीय लेखांकन है, या इसके अलावा उत्तरदायित्व लेखांकन होता है। तो बहुत इसके टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लागत लेखांकन है वो इसलिए किया जाता है जिससे कि आगे जो प्रबंध होंगे या जो प्रबंधक होते हैं वो निर्णय ले सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, उसके बेसिस पर ही जो कहाँ पर कंट्रोल करना है, कहाँ पर नियंत्रण की जरूरत है, कहाँ पर लागतें जो है ज्यादा आ रही हैं उनको कम कर सकते हैं, वो सब निर्णय जो होता है प्रबंध इसी के बेसिस पर ही ले पाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठेका लागत प्रयोग की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन शिप बिल्डिंग, एरोप्लेन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल व्हीकल इंडस्ट्री, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कह रहा है जो ठेका लागत होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है, उसका यूज कहाँ पे किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग की ऐसे भी बात आई थी, तो उसके बहुत से मेथड होते हैं, बहुत सी विधियां हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है, या फिर यूनिट कॉस्टिंग होती है, बैच कॉस्टिंग है, बहुत से तरीके होते हैं। उसी में से एक आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होती है, ठेका लागत विधि, जब हम कोई भी कार्य उसी स्थान पे जा करके करते हैं तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहा जाता है, ठेका लागत कहा जाता है। अब आपको हिंट मैंने दे दिया, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा कि इसमें से कौन से जो व्यापार है या उद्योग है या फिर इंडस्ट्री है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल लागत एवं कारखाना उपरिव्यय के योग को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड इज नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, नन ऑफ दिस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल लागत जो प्राइम कॉस्ट है और उसमें अगर आप कारखाना परिवहन को जोड़ दें, अगर इसको इस तरह से लिख लें, प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट में अगर हमने ऐड कर दिया प्लस कर दिया जो वर्क्स ओवरहेड होते हैं, कारखाना उपरिव्यय होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहा जा सकता है इसको, अगर इसको हमने ऐड कर दिया तो अब जो निकल के आ रही वो क्या है, तो उसे कहा जाता है, या इसके कई नाम भी होते हैं, अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं इसको मेनली अगर हम कहें कि क्या कहा जाएगा तो इसे हम कहते हैं कारखाना लागत या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। इसको आप फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं, जैसे कि आपके आंसर में दे भी रखा है, या फिर इसको आप वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ये दोनों ही नामों से आप इसको जानते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये उत्पादन लागत कब होती है, जब इस फैक्ट्री वर्क कॉस्ट में जब हम ऐड कर देंगे क्या,
जो हम इसमें ऑफिस ओवरहेड्स को भी ऐड कर देते हैं तो हमारी जो निकल के आती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछता तो जब ऑफिस ओवरहेड भी ऐड होते, यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा कारखाना लागत, तो प्राइम कॉस्ट और वर्क ओवरहेड को ऐड करेंगे तो कारखाना लागत निकल आएगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और टोटल कॉस्ट तो सब कुछ ऐड होगा, प्राइम कॉस्ट होती है, वर्क कॉस्ट होगी, ऑफिस कॉस्ट होगी, फिर उसमें हम फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं, लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है, प्रॉफिट ऐड होता है, उसके बाद आप आपकी सेल तक पहुंचते हैं। तो पूरी आपकी कॉस्ट शीट है, आई होप आप लोग को याद होगी। अगर नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोग को बताया है उसके बारे में और उसका फॉर्मेट भी दिखाया था, तो वीडियोस देखिएगा, आपको वहाँ पर उसका डिटेल में आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मूल्यांकन की निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति के अनुसार निर्गमन चालू आर्थिक मूल्यों से संबद्ध होते हैं? अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इश्यूज आर क्लोज टू करंट इकोनॉमिक वैल्यूज? LIFO मेथड, FIFO या फिर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल्यांकन की, वैल्यूएशन की जो आपके मेथड से रखे हैं, इसमें से कौन सा मेथड है जिसके अनुसार जो इशू किया जाता है वो चालू आर्थिक यानी कि जो करंट में प्राइस चल रहे होते हैं उस पर ही इशू करते हैं, तो कौन सा मेथड हो जाता है? तो जैसे कि LIFO होता है, तो LIFO में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या मतलब हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट? जो सबसे लास्ट में आ रहा है उसको पहले ही क्या करते हैं? निर्मित किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें 31 मार्च को हमने कोई मटेरियल है वो परचेज किया है, तो उसे हम अगर इशू करना है तो 1 अप्रैल को हमें फौरन ही इशू कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर आ जाता है FIFO। FIFO में आ जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया था, जो सबसे पहले आया था वही क्या होगा? सबसे पहले इशू भी होगा। तो यहाँ पर हम जैसे 31 मार्च में जो आया उसे 1 अप्रैल को ही कर दिया इन्होंने, लेकिन अब अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे? जो 1 मार्च को आया होगा वो हमें 1 अप्रैल को इशू करेंगे, तो वो हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO मेथड में क्या होगा? हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे अधिक मूल्य की सामग्री है, जो सबसे अधिक मूल्य की सामग्री है उसको सबसे पहले इशू किया जाएगा, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि जो सबसे अधिक मूल्य की सामग्री है उसे सबसे पहले हम इशू करते हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड जो होता है इसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निर्गमन चालू आर्थिक मूल्यों को होता है वो कौन सी हो जाएगी? तो चालू आर्थिक मूल्य कब होंगे? जब जो हमारे लास्ट में सबसे आया था उसको हम सबसे पहले ही इशू कर देंगे। 31 को कुछ आपने खरीदा, आप 1 अप्रैल को ही उसे इशू करके जो है उससे स्टोर्स को भेजे दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में कितना ही प्राइस में चेंज आ गया होगा, तो उसी मूल्यों पर ही आपने खरीदा था, उसी मूल्य पर आपने उसको इशू भी कर दिया, तो हो जाएगी आपकी LIFO मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाभ बिक्री का 50% है तो यह लागत का प्रतिशत होगा। इफ प्रॉफिट इज 50% ऑफ सेल्स देन इट विल बी परसेंट ऑफ कॉस्ट, 100%, 75%, 60%, 40%। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है लेकिन फिर भी बच्चों से गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में आपकी गलती हो जाती है। पहले तो हम इसे ओरल सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि जो लाभ है, प्रॉफिट जो है वो बिक्री का 50% है, और आप जानते हैं कि जो सेल होती है, जो बिक्री है वो किससे मिलकर बनती है? कॉस्ट और प्रॉफिट से मिलकर बनती है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल हो जाएगा। तो अगर हम सेल को 100 अपना मान लें और यहाँ पर कह रहा है कि लाभ जो है वो बिक्री का 50% है, तो बिक्री का 100 है, इसका 50% यानी कि आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है क्या बचा? कॉस्ट हमारी 50 बच गई। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बहुत ईजी हो जाता है। अब जैसे कह रहा था कि लाभ बिक्री का 50% है, तो ये लागत का कितने प्रतिशत होगा? तो 50 आपकी क्या है? लाभ भी है और 85 हमारी कॉस्ट भी है, तो क्या है? 100 ही तो है, पूरा उतना ही तो है ना। सीधे सीधे आंसर निकल आया 100%। कोई फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसका फार्मूला आप अप्लाई करें तो कैसे निकालना है आपको? फॉर्मूले में फॉर्मूला देख लीजिए, इसको निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन हो जाएगा कॉस्ट इंटू 100 हो जाएगा, ये फार्मूला रहेगा। प्रॉफिट कितना है? 50, और अपॉन में आ जाएगा कॉस्ट कितनी है? ये भी 50 हो जाएगी, इंटू 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कट जाएगा, कितना बचेगा? 100 ही बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको इसे कैसे सॉल्व करना है।
परसेंट ने पूछा तो 3% में आएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये सिंपल सा होता है, बस ये जो रूल है ना इसको याद रखिए, ये बहुत जगह अप्लाई होता है। अगर आपको ये अच्छे से याद है तो आंसर आपका सही आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बस इसको याद रखिएगा। कॉस्ट निकालनी हो, प्रॉफिट निकालना हो, सेम यही फॉर्मूला, यही रूल लगता है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कारखाना लागत को डैश के नाम से भी जाना जाता है। वर्क कॉस्ट इज नोन एज फ्लैट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कारखाना लागत जो होती है उसे और किस नाम से जानते हैं? अभी इसके बारे में ही बात हो रही थी, अभी मैंने आपको बताया भी था। तो और किस नाम से इसे जानते हैं? इसे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। वहां पर हमने फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट समझा था। इसके अलावा इसे बनाने की लागत यानी कि निर्माण करने की लागत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहा जाता है, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट तक जितनी भी लागतें आती हैं, समझ लीजिए जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उत्पाद है, उसको बनाने की आती हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें होती हैं, वो आपकी प्राइम कॉस्ट बन जाती है। उसके बाद फैक्ट्री में जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो वर्क कॉस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाती है, उसे निर्माणी लागत बोला जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और यहाँ पर फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट बन जाने के बाद से आपकी बाकी की जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब बाद में होते हैं। पहले स्टार्टिंग में जो जितने भी होते हैं आपके बनाने से रिलेटेड प्रोडक्ट बनने तक, वो आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट तक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निविदा मूल्य अभिव्यक्त करता है। टेंडर प्राइस इंडिकेट्स टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, पास्ट कॉस्ट शीट। तो निविदा मूल्य क्या अभिव्यक्त करता है, क्या बताता है? यूनिट कॉस्टिंग में दो हेड हैं, आपने पढ़े होंगे अगर 1 और 2। 1 में जो है कॉस्ट निकालना बताते हैं और सेकंड वाला टेंडर प्राइस से रिलेटेड ही है। अगर आपने पढ़ा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। तो कुल उत्पादन लागत को, विक्रय लागत को, अनुमानित विक्रय मूल्य को या फिर गत अवधि के लागत पत्रक को। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था 2021 में फिर से। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन जो होते हैं इसमें काफी रिपीट होते हैं। जो यूपी में पीजीटी कॉमर्स का पेपर होता है या टीजीटी का भी, तो क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं। अच्छा, इसकी क्लासेस लाने के बारे में आप लोग के लिए सोच रही थी कि इसकी थ्योरी क्लासेस भी आप लोग के लिए लेकर आऊं, तो आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में इतना ज्यादा डीप में जाकर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, तो कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। तो अगर आप में से बहुत से बच्चे पढ़ने को तैयार हो, फ्री क्लासेस रहेंगी आपकी, कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। तो अगर बच्चे तैयार हो तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, तो आप लोगों के लिए मैं अलग से लेकर भी आऊंगी क्लासेस भी, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। तो यहाँ पर निविदा मूल्य क्या हमें बताता है? तो ये हमको बताएगा अनुमानित विक्रय मूल्य को, कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए किसी प्रोडक्ट का। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं, टेंडर भरे जाते हैं, आपने देखा होगा पेपर में निकलता है कि टेंडर के लिए मांगा गया है, तो जितनी भी कंपनीज उसमें इंटरेस्टेड होती हैं वो सब उसमें अपना टेंडर भर के भेजती हैं। टेंडर में क्या होता है कि आपकी को उस चीज को बनाने की कितनी लागत आएगी, टोटल पूरा आप कितने प्राइस उनसे लेंगे, वहां तक पूरा होता है। तो आप अनुमान लगाते हैं कि कितना विक्रय होगा टोटल उसका। तो उसके बाद जिसका सबसे टेंडर कम मूल्य का होता है और समझ में आ रहा होता है कि हाँ ये सही है, इनकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी करेक्ट है, तो उनको टेंडर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग कैसा है? द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, ऑप्शनल, ऑब्लिगेटरी या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो गया है, कंपल्सरी है, ऑप्शनल है, ऑब्लिगेटरी और नन ऑफ दिस। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना क्या है? अनिवार्य है, ऐच्छिक है, आबंधक है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली जो होता है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना सबके लिए अनिवार्य होता है, और लागत लेखांकन सबके लिए नहीं होता। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगी रहती हैं, तो उनके लिए होता है कंपल्सरी, सबके लिए नहीं होता। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो ये कंपल्सरी नहीं है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, ऐच्छिक है। अगर चाहें, आपको आवश्यकता है, प्रबंधकों को निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर वो कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रबंधकीय लेखांकन का काम होता है वो जितने भी हमने अकाउंट्स तैयार किए हैं सब बना लेने के बाद, उसके बाद जब उसको हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका, तब शुरू होता है। क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, मेनली रेशियो एनालिसिस होता है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस होता है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो तभी हम कर पाएंगे जब हमारे सारे अकाउंट्स बन चुके होते हैं। तो ये ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, कंपल्सरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 80 इकाइयों के समान उत्पादन की सामान्य लागत 400 रुपये है, तो 5 इकाइयों के असमान क्षय का मूल्य होगा। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट ऑफ 80 यूनिट्स इज ₹400, देन वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 5 यूनिट्स विल बी 25, 1, 1600, 1800। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 इकाइयां हैं,
उनका जो सामान्य उत्पादन है कि सामान्य लागत 400 रुपये आ रही है, तो 5 इकाइयों के असामान्य जो क्षय हो रहा है, अब नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है, उसकी लागत क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है आपसे। आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी होगी, उसमें जो अकाउंट बनाए होंगे, तो वहां पर एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में जाने से पहले कुछ नॉर्मल वेस्टेज होता है या फिर कुछ अबनॉर्मल वेस्टेज भी होता है, तो वहां पर उसकी लागत कैसे निकाली जाती है, ये क्वेश्चन है। इकाइयां भी निकाली जाती हैं, लागत भी निकाली जाती है। यहाँ पर आपसे इकाइयों का असामान्य क्षय का मूल्य पूछ रहा है, लागत पूछ रहा है, तो इसे कैसे निकालेंगे हम। इसे निकालने का बहुत ही सिंपल और इजी सा मेथड है। पहले आप जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम नॉर्मल कॉस्ट जो है पर यूनिट निकाल लेंगे। 400 इकाइयां हैं आपकी, अपॉन में कितनी है टोटल, 80 है, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 यानी कि आ गया हमारा कि एक इकाई को बनाने की कितनी आ रही है, 5 आ रही है, एक इकाई 5 रुपए में तैयार होती है। अब हम निकाल लेंगे जो अब नॉर्मल वेस्टेज हुआ है उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू निकालने का क्या तरीका रहेगा, क्योंकि आपकी इकाइयां कितनी दे रखी हैं, 5 इकाइयां डायरेक्टली बता दिया, एक को बनाने की लागत 5 आ रही है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था आपको, बहुत इजी तरीके से आप इसको ओरल ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही निकाल सकते हैं आपको। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बंदगी लेखांकन और लागत लेखांकन के कार्य आपस में होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फंक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, कॉन्ट्राडिक्टरी बाय नेचर, न्यूट्रल इन इफेक्ट, ऑब्लिगेटरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, वो जो भी कार्य करती है वो आपस में किस तरह के होते हैं, परिपूरक प्रकृति के, विरोधक स्वभाव के, तटस्थ रूप में, वैधानिक। जैसे अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो लागत लेखांकन है वो बंदगी लेखांकन का ही एक भाग माना जाता है और उसी से जुड़ा ही हुआ है या उसके लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये एक दूसरे के परिपूरक प्रकृति के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट रूप करते हैं एक दूसरे को। यानी कि अगर आपने लागत लेखांकन नहीं किया है तो बंदगी लेखांकन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण का अल्पकालीन विश्लेषण मुख्य रूप से संबंधित होता है। द शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेनली कंसर्न विद द वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, स्टेबिलिटी ऑफ कंसर्न, अर्निंग पोटेंशियली ऑफ द कंसर्न, प्रोस्पेक्ट ऑफ कंसर्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं अगर आप उनका शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर रहे हैं तो किससे रिलेटेड है, कार्यशील पूंजी विश्लेषण से, संस्था की स्थिरता से, अर्जन शक्ति संभावना से, संस्था की भावी स्थिति से। जब बात शॉर्ट टर्म की है तो सिर्फ आप इतना देखिए कि इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कौन सी चीज हो जाएगी, जो कार्यशील पूंजी होती है, वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल जो होगी वो शॉर्ट टर्म के लिए ही निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल एनालिसिस जो किया जाता है वो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड हो जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ये तीनों ही चीजें जो है वो, स्थिरता को देखना है तो भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना होगा, शॉर्ट टर्म में स्थिरता नहीं आएगी। अर्जन शक्ति की संभावना कितनी है, तो संभावना जहां वर्ड आ गया तो भविष्य की बात की जा रही है। हाँ, ये देखा जा रहा है कितना पोटेंशियल है उसमें अर्निंग करने का। संस्था की भावी स्थिति, तो यहाँ पर भी सिंपल से आ रहा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता अनुपात में सम्मिलित नहीं होता है। क्विक रेशियो डजन इंक्लूड कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक। ये जो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है, ये कैसा चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इससे थ्योरी भी आएगी और न्यूमेरिकल भी आएंगे। कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा फॉर्मूलाज। इससे पिछली बार जो 2021 पेपर हुआ था तब भी 5-6 लमसम क्वेश्चन जरूर आए थे इसमें से। तो इस चैप्टर को तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए आप 5-6 नंबर अपने तैयार कर रहे हैं जब आप इस चैप्टर को तैयार कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड हो जाएगा आपका तरलता अनुपात क्विक रेशियो। इसमें क्या शामिल नहीं होता है, तो इसका क्विक रेशियो जो होता है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है लिक्विड एसेट। यहाँ पर एसेट जो ली जाती हैं वो जो आप करंट रेशियो निकालते हैं वहाँ पर करंट निकाली जाती हैं, करंट ली जाती हैं जो एसेट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर लिक्विड एसेट ली जाती हैं। अपॉन में आ जाता है करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट कैसे निकलती हैं, जो आपकी करंट एसेट होती है जब आप उसमें से क्या लेस कर देते हैं, करंट एसेट में से जब आप यहाँ पर करंट एसेट में से जब आप लेस कर देते हैं स्टॉक को,
और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको आप लेस कर देते हैं तो निकल के आपकी आ जाती है लिक्विड एसेट। तो यहाँ पर क्या शामिल नहीं होगा, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, स्टॉक जो होता है वो क्विक रेशियो में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो तरल संपत्ति निकाली जाती है उसमें हम स्टॉक को शामिल नहीं करते और प्रीपेड एक्सपेंसेस को शामिल नहीं करते। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और एक चीज और आप देख लीजिए इसमें कि आदर्श अनुपात क्या होता है इसका, तो वो हो जाता है 1:1। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदर्श अनुपात क्या है, तो ये 1:1 होता है इसका आदर्श अनुपात। अगर करंट हम उसका पूछे, जो करंट रेशियो होता है, तो इसका आदर्श अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बनता है, तो इनको भी याद रखिएगा एग्जाम में कि जो करंट रेशियो है इसका 2:1 बनता है और जो आपका क्विक रेशियो होता है इसका अगर पूछा जाए आदर्श अनुपात तो 1:1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्कंद आवर्त सूचक है। A low stock turnover indicates over investment in stock, monopoly situation, solvency position या फिर ओवर ट्रेडिंग। तो निम्न स्कंद आवर्त यानी कि जो स्टॉक टर्नओवर है वो निम्न है, लो है, यानी कि बार बार जो है वो स्टॉक आपकी संस्था में आ जा नहीं रहा है, वो साइकिल जो है वो फ्लो चल रहा है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि स्कंद में अति विनियोग है, एक अधिकार की स्थिति है, शोधन स्थिति का, अति व्यापार का। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर क्या है, वो हो जाएगा स्कंद में अति विनियोग का, यानी कि जो भी अमाउंट है या वर्किंग कैपिटल है आपकी वो स्टॉक में फंसी हुई है। स्टॉक में ये रहता है ना कि कच्चा माल आया, रॉ मटेरियल आया, आपने स्टोर से इशू कर दिया, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद सेल हो गया। तो ये आपका एक सर्किल चलता रहता है, एक सर्किल होता है, ये पूरा आपका एक चलता रहता है। लेकिन अगर बार बार नहीं आ रहा है या कम आ रहा है या आपने बहुत अधिक मात्रा में खरीद लिया है स्टॉक, इसलिए वो आपके पास जो है स्टॉक में रखा हुआ है, तो या फिर स्टोर्स में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपने वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा उसमें फंसा रखी है, तो अति विनियोग का। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर कहें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन सबके फॉर्मूलाज भी याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ सेल होती है, यानी कि बिक्री की लागत, कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन में हो जाता है एवरेज स्टॉक। ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ऐसे इसको निकाला जाता है। तो न्यूमेरिकल अगर आता है तो या फिर फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संचालन अनुपात 75% है तो शुद्ध अनुपात होगा। इफ द ऑपरेटिंग रेशियो 75%, द नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी 15%, 25%, 20%, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, बस आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए। कौन सी चीज होती है वो, कि यहाँ पर इसको जब हम निकालेंगे कि जो संचालन अनुपात होता है, ऑपरेटिंग रेशियो होता है, और जो यहाँ पर जो नेट रेशियो दे रखा है, नेट प्रॉफिट रेशियो सॉरी, इन दोनों का टोटल जो होता है वो 100 होता है। बस आपको इतना याद रखना है, इन दोनों का टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 100 होता है। अब यहाँ पर अगर हम 100 लिखें और ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है 75% लिखें, अब हमको नहीं पता, क्या नहीं पता है हमको कि शुद्ध अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात क्या है, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये परसेंट में ही है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 75। एक आंसर यहाँ पर आएगा आपका 25। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ नहीं निकालना था, बस आपको सिंपल से ये पता होना चाहिए था कि इसका और इसका टोटल मिला करके 100 आ जाता है, तो आप लेस कर देंगे 100 में से, यहाँ पर आपका आंसर निकल आएगा। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्कंद 80,000 रुपए है, अंतिम स्कंद 1 लाख है, बेचे गए माल की लागत 3,60,000 है, अतः स्कंद आवर्त अनुपात क्या होगा। ओपनिंग स्टॉक ₹80,000, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,60,000, हेंस स्टॉक टर्नओवर इज 2 times, 4 times, 4.5 times, none of these। क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। थ्योरी क्वेश्चन देखे होंगे आपने, इजी हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल होते हैं इजी वो भी रहते हैं, इतने टफ नहीं होते। लेकिन यहाँ पर ये होता है ना कि आपको फॉर्मूलाज बहुत लर्न करने पड़ते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न नहीं है, तो वहाँ पर ये आंसर्स आप इसके नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है।
तो अभी मैंने आप लोग को इसका फॉर्मूला बताया ही था स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। क्या बताया था फॉर्मूला कि कॉस्ट ऑफ सेल, बिक्री की लागत, कॉस्ट ऑफ सेल हमने यहाँ पर लिखा, अपॉन में आ जाता है हमारा एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल क्या क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारे साफ साफ बताया बेचे गए माल की लागत कितनी है, 3,60,000 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ सेल तुम्हें पता है, लेकिन यहाँ पर एवरेज स्टॉक नहीं दिया, हमको ओपनिंग और क्लोजिंग बता दिया है। तो एवरेज स्टॉक हमको निकालना पड़ेगा। तो एवरेज स्टॉक निकालने का क्या तरीका रहेगा कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक कितना है 80,000 का, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1 लाख। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख का, अपॉन में आ जाएगा 2। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1,80,000, 2 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 90,000। हमारा निकल के कितना आ जाएगा, जो एवरेज स्टॉक होगा वो हो जाएगा 90,000 का। तो हमको पता चल गई कॉस्ट ऑफ सेल और हमको पता चल गई एवरेज स्टॉक। अब निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, ऊपर रख दीजिए 3,60,000 को और अपॉन में आ जाएगा 90,000। 0 से 0 चले जाएंगे चारों, 9 से कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 36 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। देखा आपने कितना आसान था। बस आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। एवरेज स्टॉक नहीं दिया तो कैसे निकालना है। अगर सिर्फ प्रारंभिक बताता है, सिर्फ अंतिम बताता तो आप डायरेक्ट उसी को लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों बताए थे इसलिए हमने उनको दोनों को जोड़कर अपॉन 2 किया, तो हमको एवरेज पता चल गया, फॉर्मूले में रखा, सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल और इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको सही ये पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब स्थिर लागत 10,000 रुपए है एवं लाभ मात्रा अनुपात 20% है तो सम विच्छेद बिंदु होगा। When fixed cost is ₹10,000 and PV ratio is 20%, the break-even point will be 2,000, 5,000, 50,000, 10,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर भी मेन यही है कि आपको पता होना चाहिए कि BEP का फॉर्मूला क्या होता है। जब तक आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, जितने भी बच्चों का आंसर सही होगा उन सबका नाम मैं नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो को उन सब में मेंशन करूंगी। तो आप लोग अपना आंसर जरूर दीजिएगा, एक्सप्लेन करके दीजिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को का स्क्रीनशॉट लेकर के आज जितने भी बच्चों ने सही आंसर दिए होंगे सबका भी नाम मेंशन करूंगी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम विच्छेद चार्ट में वाई अक्ष दर्शाता है विक्रय की मात्रा इकाइयों में, विक्रय का मूल्य रुपए में, लागतें विक्रय मूल्यों को या फिर उत्पादन का मूल्य रुपए में। इन ब्रेक इवन चार्ट वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन यूनिट, वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन रुपीज, कॉस्ट एंड सेल्स इन रुपीज, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज। तो सम विच्छेद चार्ट में वाई अक्ष क्या दर्शाता है, किस चीज को एक्सप्रेस करता है। इस तरह से आपको पता है कोई भी चीज का आप चार्ट अगर बनाते हैं तो इस तरह से बनता है ना OXY, तो इस तरह से बनता है। तो इसमें जो अगर हम सम विच्छेद की बात करें तो यहाँ पर आउटपुट आ जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। यहाँ पर आपका आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो क्वेश्चन में जो आपके पूछ रहा था कि सम विच्छेद चार्ट में वाई अक्ष यानी कि ये अक्ष क्या दर्शाता है, तो आपके ऑप्शंस की अगर बात करें तो विक्रय की मात्रा इकाइयों में कि कितना विक्रय हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन यूनिट्स को दर्शाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बजट जो अनुमानित लाभ हानि खाते एवं सभी क्रियात्मक बजटों का सारांश प्रदान करता है डैश के रूप में जाना जाता है। अ बजट दैट गिव्स अ समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज कैपिटल बजट, सेल्स बजट, मास्टर बजट, फ्लेक्सिबल बजट। तो आपको पता होगा कि इस संस्था में कई तरह के बजट तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो एक ऐसा बजट है जो कि ये अनुमान लगा रहा है कि लाभ हानि क्या होगा एवं सभी क्रियात्मक जो बजट हैं उनके एक सारांश की तरह है। तो जाहिर सी बात है इसमें सारी चीजों को इंक्लूड किया जा रहा है, तो कौन सा बजट हो जाता है, तो उसे कहा जाता है मास्टर बजट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें सारी चीजों की जितने भी बजट आप बना रहे हैं सबकी एक समरी के तौर पर होती है, तो वो मास्टर बजट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी परिवर्तित नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज वर्किंग कैपिटल। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीन अगेंस्ट चेक, सेल ऑफ ओल्ड मशीन अगेंस्ट चेक। क्वेश्चन कह रहा है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन नहीं होगा। तो वर्किंग कैपिटल में परिवर्तन कब होता है, या तो करेंट एसेट बढ़ जाए, प्लस का साइन लगा दिया मैंने, इंक्रीज हो जाए, या तो करंट लायबिलिटी में क्या हो जाए
डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तभी आपकी जो कार्यशील पूंजी है उसमें परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है परिवर्तन नहीं हो रहा है, कब नहीं होगा आइए देखते हैं इसमें। पहला पॉइंट है माल का नगद क्रय, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदे हैं, माल को खरीदा है नगद क्रय करके, मशीन का नगद क्रय किया है, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश। चेक द्वारा मशीन का क्रय किया है या फिर चेक द्वारा पुरानी मशीन का विक्रय कर दिया है। तो कब परिवर्तन नहीं होगा? जब आपने गुड्स खरीदे होंगे नगद क्रय करके। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा आप समझ लीजिएगा। गुड्स भी क्या है, गुड्स जो होता है ये भी आपकी करेंट एसेट है और कैश भी आपकी करेंट एसेट है, दोनों ही करेंट एसेट है। तो अगर आपने 10,000 की सपोज कर लीजिए खरीदे, तो 10,000 की गुड्स बढ़ गई और 10,000 से कैश कम हो गई, टोटल करेंट एसेट तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं आएगा। 10,000 से गुड्स बढ़ गई और 10,000 से कैश आपकी क्या हुई, घट गई, तो यहाँ पर इससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है। जब आपकी जो दो साइड होते हैं, करंट आपकी एसेट होती है और फिक्स्ड होती है, जब फिक्स्ड और करंट दोनों पे इफेक्ट पड़ता है, दोनों में ही चेंजेस हो रहे होते हैं, तब वहां पर जो वर्किंग कैपिटल होती है वो घटती है बढ़ती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर एक ही सिर्फ करंट पर ही हो रहा है, करंट एसेट ही में चेंजेस हो रहे हैं आपस में, जैसे डेटर्स हैं उनसे वसूल हो गए पैसे, तो डेटर्स जो होते हैं तो वहां पर आपके डेटर्स से जो उधार बिक्री आपने करी उससे पैसा आपको मिल गया, तो डेटर्स कम हो गए, कैश बढ़ गई, टोटल करेंट एसेट में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन है। अब मशीन का क्रय किया आपने, फिक्स्ड एसेट बढ़ी लेकिन करंट एसेट घट गई, तो इसलिए क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेक द्वारा मशीन का क्रय किया, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, और पुरानी मशीन का विक्रय किया यहाँ, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग स्वभाव के नेचर की चीजें जो होती है वो इफेक्ट हो रही है, यहाँ सिर्फ एक ही हो रही है करंट वाली, इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की कि अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं जिससे कि कोई डाउट ना रह जाए, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।